ऊपर इन लोगों को भरोसा था कि अंग्रेज भाई बात सुनेंगे। लेकिन जब कर्जन शुरू करने लगा, कर्जन ने बोलना शुरू करने लगा कि भैया मैं तो बंगाल को तोड़ूंगा, मैं क्या करूंगा, बंगाल का पार्टीशन करूंगा, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी मैं कांग्रेस लिख देता हूं, इसके अंदर दो धड़े अलग होने लगे। एक तो था नरमवादी, जिसको हमेशा भरोसा था अंग्रेजों के ऊपर, क्या इनको अगर बात कहेंगे ये तो फिर ये हमारी बात मानेंगे, और एक बन गए उग्रपंथी, या इसको कहीं कहीं हिंदी में नरमपंथी भी लिखा जाता है। जो उग्रपंथी लोग थे वो बोल रहे थे यार तुम नरमपंथी, तुम पिछले 20 साल से कांग्रेस में बैठे हो, तुम लोगों ने किया क्या, तुम्हारे होते हुए भी ये कर्जन क्या बोल रहा है, बंगाल को तोड़ेगा, बंगाल को अलग करेगा, बंगाल के दो हिस्से करेगा। और ये 1905 में इस कर्जन ने बाकायदा बता दिया कि 16 अक्टूबर जो तारीख आएगी, 16 अक्टूबर 1905, इस तारीख को मैं बंगाल के दो हिस्से कर दूंगा, बंगाल पार्टीशन कर दूंगा। तो जब ये बात तय होगी, तारीख निकाल दी गर्जन ने कि भाई मैं बंगाल को क्या करने वाला हूँ, दो हिस्से में तोड़ने वाला हूँ, ईस्ट और वेस्ट बंगाल बनाने वाला हूँ। तो जो उग्रपंथी लोग थे, हम आज क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग बंगाल पार्टीशन से आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बस पढ़ते चलो। आज मैं आप लोगों को कांग्रेस में जो बंटवारा हुआ है, जिसको कहते हैं कि सूरत स्प्लिट हुआ है, वो क्यों हुआ है, मुस्लिम लीग क्यों बनी है, मुस्लिम लीग का क्या इतिहास रहा, ये सब चीज मैं बताऊंगा, सर सैयद अहमद खान के बारे में बताऊंगा आपको। तो ये जो उग्रपंथी लोग थे, इन लोगों ने बोला यार नरमवादी नरमपंथी तुमने किया क्या, तुमसे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये कर्जन देखो बंगाल के दो हिस्से कर रहा है। तो एक तरह से जैसे कहते दरार पड़नी शुरू हो गई इन दोनों के बीच में, इन दोनों की विचारधाराओं में दरार पड़नी शुरू हो गई। उग्रपंथी क्या बोल रहे थे, इनमें मैंने नाम लिया था लाल बाल पाल का, लाल पाल बाल, इनका मैंने नाम लिया था। और इसमें यह था कि इन लोग बोल रहे थे भाई अंग्रेजों को पावर दिखाओ, प्रेशर दिखाओ, तो वो हमारी बात मानेंगे, ये तुम प्रेयर करते हो, प्रोटेस्ट करते हो, लेटर देते हो, ये सब चीज नहीं होगा। तो उग्रपंथी जो लोग थे, यानी इनकी विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट वाली थी, ये कह रहे थे अंग्रेजों को पावर दिखाओ, प्रेशर दिखाओ, अंग्रेज दुनिया में हारे हैं, अंग्रेज को अपनी बात मनवाओ पावर से। और ये लोग कह रहे थे उग्रपंथी वाले कि हमें अपना रूल चाहिए, हमें स्वदेशी रूल, स्वदेशी मतलब हमें स्वदेशी चाहिए, हमें अपना रूल चाहिए, अपना माल चाहिए, अपना इलाका चाहिए, अपनी इकोनॉमी चाहिए, और हमें अपना अपना स्वयं का रूल चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं स्वराज। तो जो उग्रपंथी लोग थे, इन लोगों की क्या बात थी कि भैया अंग्रेज को रहना है तो रहे, लेकिन सारी जो ऑटोनॉमी हमको दे दे, ये देश हम चलाएंगे। और नरमवादी क्या बोल रहे थे, नहीं जो देश जैसे चल रहा है चलने दो, बस अपनी बातें उनको कहो, अंग्रेज इस चीज को मानेंगे ही। और ये नरमवादी जो लोग थे, नरमपंथी, जिनको हम मॉडरेट्स भी कह रहे हैं, इन लोगों को ये भी लगता था कि देखो 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आने वाला है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि कर्जन के बाद जो अगला व्यक्ति आया है उसका नाम था मिंटो, मिंटो सेकंड। क्योंकि मिंटो फर्स्ट कब आया था, मिंटो फर्स्ट उसके समय पे था, और महाराजा रंजीत सिंह के समय वाला मिंटो फर्स्ट। तो मिंटो सेकंड इसके बाद वायसराय बनता है, और इसने बोला था कि यार मैं 1909 में एक मॉर्ले मिंटो सुधार लाऊंगा। मॉर्ले उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ये बात पहले से चली आ रही थी कि 2 साल बाद 1909 में कोई नया कानून आने वाला है। तो नरमपंथी जो लोग थे वो ये चाह रहे थे कि भाई ज्यादा हल्ला मत मचाओ, ज्यादा उत्पात मत मचाओ, बहुत सी अपनी बातें मानी जाएंगी 1909 वाले कानून में, तो थोड़ा सा ठंडे रहो। लेकिन उग्रपंथी लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, ज्यादा शांति बना के रखोगे तो आज को बंगाल तोड़ा है, कल को किसी और चीज को तोड़ देंगे, और ये हिंदू मुसलमान की जो एकता है उसको बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग हमारे बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम है उनके बीच में फॉल्ट लाइन, यानी एक तरह से जिसे कहते हैं नफरत का बीज बो रहा है ये कर्जन। और इसके बाद भी जो लोग आएंगे ना वो यही चीज करेंगे। तो ये एक विचारधारा का बंटवारा हो रहा है कांग्रेस के अंदर ही। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे नहीं भैया हमें स्वदेशी चाहिए, हमें अपना स्वराज चाहिए, हम अंग्रेजों से दबेंगे नहीं, अंग्रेजों को प्यार मोहब्बत से कुछ मत बोलो, दम दिखाओ, पावर दिखाओ, ये अपनी बात मानेंगे। और जो नरमवादी लोग थे ये कह रहे थे कि नहीं शांत बैठो थोड़ा सा यार। मिंटो आ चुका था 1905 में ही, दिसंबर के महीने में या अक्टूबर में इसने ये कांड किया, बंगाल को तोड़ा गर्जन ने, और शायद एक महीने के अंदर ही यहाँ से रिटायर को चला गया था। उसके बाद मिंटो सेकंड आ गया था। तो मिंटो सेकंड आते ही कह दिया था कि भैया मैं एक नया बिल कानून लाऊंगा 1909 में, उस पर बातचीत चल रही है, लंदन में ही बात हो रही है, तो उसमें हम आपकी सारी बातें लगभग मान लेंगे। तो मॉडरेट्स वाले ये उम्मीद में बैठे हुए थे कि अंग्रेजों को भड़काओ मत, अभी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ काम मत करो, नहीं तो हमारा जो 1909 वाला कानून आने वाला है उसमें अपनी बातें नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो उग्रपंथी लोग थे, जिनको मैं एक्सट्रीमिस्ट कह रहा हूँ, ये लोग ये कह रहे थे कि भैया प्यार मोहब्बत वाला वक्त गया, अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ दिया, और बंगाल में जब ये पार्टीशन हुआ था उस पर बहुत सारे दंगे हुए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उग्रपंथी लोग या एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने बोला कि अब एक हम नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं। इन लोगों ने बोला
कि हम एक नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन किसके रिजल्ट शुरू हुआ, किसके बाद शुरू हुआ बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल पार्टीशन हुआ, उसके विरोध में, उसके जिसे कहते हैं रिपरकशन में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और स्वदेशी का एक और नाम है, इसे कहते हैं बॉयकॉट, बॉयकॉट मूवमेंट। अब इनका पहले अंतर समझ लो। स्वदेशी मतलब ये कि ये चाह रहे कि हमारा खुद का रूल रहे, हमारा खुद का रूल रहे, मतलब स्वराज हमको मिले। यहाँ पे देखो, स्वराज की पहली बार जो बात हुई थी वो स्वदेशी मूवमेंट में हुई थी। बाद में हम तिलक की बात करेंगे, वो भी स्वराज की बात कर रहे हैं, बाद में बहुत लोग स्वराज की बात करेंगे। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो 1906 में शुरू होता है, स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि भैया अक्टूबर में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद यहाँ पे दंगे फसाद बढ़े जाते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो तो खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, हमारा एक ऐसा, इस देश में हमारा एक ऐसा प्रांत मिला है जहाँ पे हम मेजोरिटी में हैं। लेकिन जो हिंदू लोग हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो ये सोच रही है कि भैया ये क्या हो गया, ये मॉडरेट लोगों के रहते हुए कैसे बंगाल को अलग कर दिया, बंगाल को कैसे तोड़ दिया। तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन में ये बात कही गई थी कि भैया जो विदेशी वस्तुएं हैं, चाहे विदेशी कपड़े हो, विदेशी नौकरी, विदेशी मतलब अंग्रेजों का दिया हुआ कुछ भी हमें उपयोग नहीं करना, हमें उसका बायकॉट करना है। हमें ना विदेशी कपड़े पहनने, ना विदेशी नौकरी करनी है, ना विदेशी सामान का उपयोग करना है। तो अगर आप विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, तो क्या करेंगे। तो फिर ये बात हुई कि भैया जब हम बॉयकॉट कर रहे हैं, अंग्रेजों की बनाई हुई हर चीज को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हमें अपनी चीज भी चाहिए। भाई कपड़े तो हमें पहनना है, स्कूल तो हमें जाना है, सामान तो हमें चाहिए। तो फिर इस बॉयकॉट, किसका बॉयकॉट हमने किया, ब्रिटिश गुड का, ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया, गुड्स और सर्विसेज एंड सर्विसेज, कि हमें ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर ब्रिटिश का गुड्स नहीं लेंगे, सामान नहीं लेंगे, उनकी सर्विसेज नहीं लेंगे, तो क्या करोगे भाई। तो फिर ये हुआ कि जो हमारे देश के उस समय के बड़े अमीर लोग थे, उन लोगों से बोला गया भैया अपना पैसा लगाइए, नई नई फैक्ट्रियां खोलिए, नए नए काम शुरू करिए, नए नए स्कूल खोलिए। तो उस समय इस स्वदेशी आंदोलन की वजह से बहुत सारे स्कूल खोले गए, क्योंकि एजुकेशन भी हम चाह रहे थे अपनी मिले हमें, हमारा स्कूल हो, हमारी यूनिवर्सिटी हो, मतलब भारतीयों के पैसे से बना हुआ स्कूल या यूनिवर्सिटी हो। हमने कई सारी अपनी फैक्ट्री खोली, क्योंकि भाई अगर कोई अपना रोजगार छोड़ देगा अंग्रेजों के अंडर में अगर काम कर रहा है, तो उसको काम तो चाहिए ना। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज खुली, बहुत सारे रोजगार दिए गए, बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले गए। मतलब कुल मिला के स्वदेशी मतलब अपना खुद का। जैसे आज हम नहीं बोल रहे 2021 में हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो हमें कौन सा माल यूज नहीं करना, चाइना का। यही हम 120 साल पहले बोल रहे थे कि हमें कौन सा माल यूज नहीं कर रहा, अंग्रेजों का। तब भी आत्मनिर्भर बन रहे थे, 2021-20 में भी आत्मनिर्भर ही हम बन रहे हैं। खैर, तो 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इसके रिपरकशन में शुरू होता है बंगाल मूवमेंट के, बंगाल को आपने तोड़ दिया, उसके विरोध में शुरू होता है। और ये उग्रपंथी जो लोग थे, ये क्या बोल रहे थे, अगर हम अंग्रेजों को, भाई ऐसा तो नहीं कि अंग्रेज अपने बाल खुद काटेगा, अंग्रेज के अपने घर में खुद पोछा लगाएगा, अंग्रेज अपने कपड़े खुद धोएगा। तो बहुत सारे भारतीय लोग इनके घर में लगे हुए थे काम में, और भी 10 तरह के काम में। तो इस बॉयकॉट मूवमेंट में ये था कि भाई जो भारतीय अंग्रेजों का कोई भी काम कर रहा है, वो काम करना बंद कर दे। तो अंग्रेजों के घर में ना काम करने वाला आ रहा है, ना उनकी कोई गाड़ी चला रहा है, ना उनके घर में कोई कपड़े धो रहा है, ना उनका मतलब उनके बच्चों को स्कूल पहुंचा रहा है, क्योंकि भाई अंग्रेज तो सीमित थे, सारा काम तो भारतीयों से करवा रहे थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो शुरू हुआ 1906 में शुरू हुआ, और इसमें दो चीज हो रही थी। एक तो हमें खुद का, हम अपना खुद का यूज करेंगे, कपड़े भी अपने बनाए हुए पहनेंगे, हम अपना ही स्कूल में पढ़ेंगे, अपने ही सामान का उपयोग करेंगे, और तुम्हारे जो भी सामान है, तुम्हारी जो भी सुविधाएं हैं, तुम्हारी जो भी नौकरियां, उसको हम लात मारते हैं, हम तुम्हारा कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही मेरी। स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट एक ही चीज है, बता दीजिए। यस सर। यस सर। अब जब ये जो हो रहा है, इसके पक्ष में ये नरमवादी जो लोग हैं, नरमपंथी लोग हैं, ये इसके विरोध में। वो कह रहे हैं यार ये मत करो, 1909 में कानून आने वाला है, सब आप गुड़ गोबर कर रहे हो, ऐसा मत करो, अंग्रेज नाराज हो जाएंगे, तो फिर हमको जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, या फिर 2 साल बाद जो नए कानून में नई चीज मिलने वाली, वो नहीं मिलेंगी। तो इतने बड़े आंदोलन को, जो पूरे देश में चल रहा था, इसको कांग्रेस लीड नहीं कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस में उस समय किसका दबदबा था, नरमपंथी लोगों का। और ये लोग तो किसी भी तरह के विद्रोह में, किसी भी तरह के स्ट्राइक को भरोसा नहीं करते थे। तो नरमपंथी लोग लीड नहीं कर रहे थे। इसी बीच में क्या हो रहा था, मैंने बताया था कल की क्लास में, कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, और साल के 3 महीने 3 दिन, यानी दिसंबर के आखिरी 3 दिन वो सेशन होता था। हर बार लोकेशन अलग अलग होती थी, जैसे मैंने बताया पहली बार बॉम्बे में हुआ था, तो हर बार अलग हो रही थी। तो 1905 में जिस साल बंगाल को तोड़ा गया, उस साल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, बनारस में। कहाँ सेशन हुआ था, बनारस में। जब बनारस में सेशन हुआ, तो इस सेशन के जो अध्यक्ष बनाए गए, वो बनाए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो मैं लिख देता हूँ, जीके गोखले साहब, गोपाल कृष्ण गोखले।
ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी इस समय साउथ अफ्रीका में, और ये साउथ अफ्रीका में कई बार गए और गांधी जी को लीड किया, इन्होंने समझाया कि राजनीति क्या है, कैसे काम करना है, और गांधी जी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले उस समय बनारस के जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसके क्या थे, क्या बनाए गए थे, ये उसके बनाए गए थे, अध्यक्ष बनाए गए थे, है ना। कहाँ के, बनारस के। कब की बात कर रहा हूँ, 1905 की, जो उसी साल बंगाल विभाजन हुआ है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जब बनाए गए थे, तो अब पूरे देश में तो आंदोलन लगभग, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा तो था ही। इस सेशन में भी यही गुस्सा दिखा कि सब कह रहे थे अंग्रेजों के साथ कुछ हमें गलत करना पड़ेगा, वो हमारा हम पे मनमानी कर रहे हैं, बंगाल को तोड़ दिया है। तो फिर गोपाल कृष्ण गोखले की सभा में भी ये जो नरमपंथी उग्रपंथी लोग थे ना, सब ये कांग्रेस के ही मेंबर थे, ऐसा नहीं कि ये सब कोई डकैत थे या उग्रवादी लोग हैं, सब कांग्रेस के मेंबर है, इनकी विचारधारा में अलग है। एक बोल रहा है कि प्यार मोहब्बत से बात करो क्योंकि ये इनकी उम्र हो गई है, बुढ़े लोग हो गए हैं। एक बोल रहा है नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत गया, अब अंग्रेजों को उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले बनारस वाले में अध्यक्ष बने थे, 1905 का ये सेशन था, और उस सेशन में ये बात उठी थी, और उस सेशन में इन दोनों के बीच की खाई बहुत बढ़ गई थी। उग्रपंथी अलग बात कह रहे थे, जिनको एक्सट्रीमिस्ट, कि भैया नहीं नहीं, ये आंदोलन बन रहा है, लोग इसमें अंग्रेजों के खिलाफ हैं, हमें इसको लीड करना चाहिए। कांग्रेस क्या बोल रही थी, नहीं नहीं, लीड नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही थी अगर हम इस स्वदेशी मूवमेंट को लीड करेंगे तो अंग्रेज क्या सोचेगा, कांग्रेस हमारे खिलाफ काम कर रही। मिंटो क्या सोचेगा, कांग्रेस हमारे खिलाफ काम कर रही, और उसके बाद फिर वो हमको जो हमारे लिए जो अच्छा होने वाला है या देश के लिए जो अच्छा होने वाला, वो सारी बात बिगड़ जाएगी। तो बनारस में इस बात में बड़ा विवाद हो गया कि भैया ये जो मूवमेंट शुरू हो रहा है, असल में ये मूवमेंट ऐसा नहीं था किसी एक निश्चित तारीख को निश्चित जगह से गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस ने बोला था आज से आंदोलन शुरू, ऐसा नहीं। ये आंदोलन लोगों ने शुरू कर दिया था गुस्से के मारे। और इस आंदोलन में लोग जब निकलते थे रैली करने के लिए तो एक गीत गाया करते थे, उसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत गाया करते थे जब रैली में निकलते थे, तो कौन सा गीत गाते थे, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम उस समय हर लोगों की जुबान पे चल गया था। वंदे मातरम का सबसे ज्यादा गायन किस मूवमेंट में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था। कुछ मेंबर्स के नाम बताएं। एक्सट्रीमिस्ट में मैंने बोला ना, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक। नरमपंथी में उस समय जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए, और रास बिहारी घोष हो गए, ये सब नरमपंथी लोग में थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब नरमपंथी लोग थे। तो बनारस में ये सब बात हुई, बनारस में फिर से एक तरह से फूट पड़ गई थी, क्योंकि ये लोग 1907 में ना 2 साल बाद ही ये अलग हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ना कांग्रेस में विभाजन हो गया, सूरत में स्प्लिट हो गया, सूरत में विभाजन हो गया। तो ये मैं कहानी समझा रहा हूँ कि विभाजन क्यों हो रहा है। तो बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले थे लीडर, उसमें समय पे ये बात उठी थी कि देश में गुस्सा है, कांग्रेस क्यों लीड नहीं करती यार, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, लीड क्यों नहीं करती। लेकिन कांग्रेस के नरमवादी लोगों ने बोला कि हम लीड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये डर था कहीं अंग्रेज इनसे खफा ना हो जाए। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो, बता दो। Yes, sir. अब साल आया 1906 का। 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वो बैठक थी वो कहाँ हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में भी फिर बढ़ गए। मैं अब छोटा लिखता हूँ यहाँ पे, ई फॉर एक्सट्रीमिस्ट और एम फॉर मॉडरेट, एम फॉर नरमपंथी, ई फॉर उग्रपंथी, ये दोनों फिर बढ़ गए। कलकत्ता में जब हुआ तब यहाँ पे इन लोग फिर बढ़ गए कि भैया जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, कांग्रेस इसको लीड क्यों नहीं कर रही है, आम जनता कब तक चलेगी, आम जनता कब तक जब गोलियां खाएंगी, अंग्रेज इनको मार रहे हैं, स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को लीड क्यों नहीं कर रही। और इनडायरेक्टली स्वदेशी मूवमेंट को लीड कौन कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट लोग। इसमें मैंने आपको लाल बाल पाल का नाम बताया है, तो ये सब लीड कर रहे थे। लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस ने कोई पत्र निकाल के ये नहीं कहा था कि ये जो मूवमेंट चल रहा है देश भर में इसको हम लीड कर रहे हैं, कांग्रेस इसकी करता करता, कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही थी। और कलकत्ता में फिर बहुत बवाल मच गया। तब लड़ाई एक तरह से होने ही वाली थी, मतलब जो 1907 में हम सूरत स्प्लिट देखते हैं ना, वो 1906 में होने वाला था। उस समय हमारे देश के ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, कोई बताएगा, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये व्यक्ति था, ये व्यक्ति ऐसे हैं कि जो भारत की जो संसद है उसमें भी चुने गए थे अंग्रेजों के दिन, ब्रिटेन की जो संसद थी वहां भी चुने गए थे। ये जो व्यक्ति है ये पारसी था मूल रूप से। 1866 में इसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। काफी उम्र दराज हो गए थे जब यहाँ पे इतना ज्यादा हो हल्ला मच गया कि अब तो लात घुसे चलने वाले हैं, तो कलकत्ता में क्या बोला गया कि भैया दादाजी
आप ही यार प्रेसिडेंट बन जाओ यार, नहीं तो यहाँ तो मारा मारा पीटी हो जाएगी। और दादा भाई की सब मतलब इज्जत दोनों करते थे, नरमपंथी उग्रपंथी सब करते थे। तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता वाले क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और यहाँ भी ये बात समझ में आ गई थी कि अब एक ही पार्टी में ये दो विचारधारा चल नहीं सकती, एक पार्टी में दो विचारधारा चल नहीं सकती। ठीक है। और ये वो साल है जिस साल मुस्लिम लीग बनेगी। मुस्लिम लीग की कहानी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन मुस्लिम लीग जो लोग है ना, यानी मुस्लिम लीग तो नहीं, मतलब मुस्लिम जो है इस समय देश के, वो ये सब चीज देख रहे हैं कि कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। कांग्रेस के लोग स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं, और स्वदेशी मूवमेंट का मेन उद्देश्य क्या है, स्वराज चाहिए। एक और उद्देश्य है बंगाल विभाजन रद्द करो। और बंगाल विभाजन अगर रद्द कर दोगे तो हमको बड़ी मुश्किल में एक पूरा राज्य मिला है, हमको हमसे राज्य फिर छिन जाएगा। तो मुस्लिम कांग्रेस को ऐसा समझ रहे थे कि यार ये पार्टी यार हमारे हित की बात ही नहीं कर रही। तो अब 1905 से ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुस्लिम लोग आया करते थे उनकी संख्या बहुत तेजी से कम होने लग गई, क्योंकि इनको लग रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी रह गई है और हिंदू की बात कर रही है, और ये तो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मुस्लिम ये सब चीज को बड़ी अच्छी से देख रहे थे देश के। और कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो भड़का रहे थे मुस्लिमों को, देख लो इंडियन नेशनल कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है ही नहीं, हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू हिंदू खेलती है। इनका तो मेन लक्ष्य ये है कि बंगाल विभाजन को रद्द करवा दो, फिर से बंगाल में मेजोरिटी हिंदू की हो जाएगी, तुम्हारा कुछ रहेगा ही नहीं। तो मुस्लिम ये सब चीज देख रहे हैं। और इसी साल मुस्लिम लीग की भी स्थापना होगी, उसकी कहानी में समझाऊंगा अभी। अब 1906 में ये सब कांड चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, अंग्रेजों को जहां मौका मिल रहा वो भारतीयों को कूट रहे हैं, और भारतीयों को जहां मौका मिल रहा वो अंग्रेजों को कूट रहे हैं। वंदे मातरम गाया जा रहा है, वंदे मातरम गीत बन चुका है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, देश भर में चल रहा है। ठीक। 1906 में फिर बवाल होता है कलकत्ता में, तो दादा भाई नौरोजी को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष। अब साल आता है 1907 का। 1907 में क्या होता है, ये तय किया जाता है कि भाई पुणे में पूना में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा होगी। ये तय किया जाता है कि पुणे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा होगी। लेकिन एंड टाइम पे ये पूना से चेंज करके सूरत कर देते हैं। एंड टाइम पे मॉडरेट या नरमपंथी लोग जो हैं वो सूरत इसलिए कर देते हैं कि जो नरमपंथी लोग हैं वो जानते हैं कि पूना वाला जो एरिया है, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है बहुत एक्टिव है। अगर हमने यहाँ पे सभा कर दी ना, तो बाल गंगाधर तिलक कौन है, उग्रवादी नेता है, ये अपने बहुत सारे फॉलोअर्स को लेकर यहाँ पे आ जाएगा और फिर हमारी बात मानी नहीं जाएगी। तो इन्होंने एंड टाइम पे सूरत चेंज कर दी लोकेशन, कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन कहाँ होगा, सूरत। लेकिन जो मॉडरेट वो उग्रवादी लोग हैं, यानी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, ये लोग कहाँ मानने वाले थे, ट्रेन भर भर के गई थी सूरत, पूरी ट्रेन भर दी गई थी, बहुत सारे कार्यकर्ता सूरत पहुंचे। और सूरत में भी यही हो रहा था कि इस बार जो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, ये चाह रहे थे कि हमारा कोई आदमी लीडर बने। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे जितने भी लीडर बने हैं 1906 तक, वो सारे लीडर कौन थे, मॉडरेट थे। तो ये चाह रहे थे कि यार हम लोग भी तो नए खून है, नए लोग हैं, हमारा कोई आदमी लीडर कभी बनता ही नहीं है, अध्यक्ष कभी बनता ही नहीं है। तो सूरत में क्या हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे ये चाह रहे थे कि या तो पाल साहब को बना दो हमारा लीडर, या तिलक साहब को हमारा लीडर बना दो। मतलब हमारा मतलब इस 1907 की इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दो, ये एक्सट्रीमिस्ट चाह रहे थे। लेकिन जो मॉडरेट थे वो बोल रहे थे कि रास बिहारी घोष बनेंगे लीडर। देखो एक और किरदार है हमारे इतिहास में, इनका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस एक बहुत छोटा बच्चा है, मेरे ख्याल से 17 साल की उम्र का ये बच्चा रहेगा। और जब दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, मतलब कलकत्ता से दिल्ली और राजधानी शिफ्ट किया जाएगा, तो ये बम फेंकेंगे और इनको पकड़ा जाएगा और इनको फांसी दे दी जाएगी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, गलत बोल रहा हूँ। राज बिहारी बोस जो है ना, इन ये दूसरे किरदार है, इनको बताऊंगा बाद में, अभी बस इतना जानो आप कि घोष साहब, रास बिहारी घोष कौन है, मॉडरेट की तरफ से है। और सूरत वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे रास बिहारी घोष। घोष में मत जाना, घोष में जा रहा हूँ, घोष घोष। और ये एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे थे कि सूरत में या तो पाल साहब बने या तिलक साहब क्या बने, लीडर बने। और सूरत तक जब ये सब मामला पहुंचा, तो यहाँ पे एक तरह से बड़ी तनातनी मच गई थी कि मतलब इस बार कुछ कांड होने वाला है। तो जब मीटिंग चली रही थी तो जूते चप्पल चलने शुरू हो गए। जो मंच में नेता बैठे हुए थे उनको जूते मारे गए, मतलब भीड़ से जूते उठ रहे थे, इनको लग रहे थे। और जब जूते पड़ने शुरू हो गए तो बिल्कुल लात घुसे चालू हो गए। मतलब सूरत वाले में तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ने मॉडरेट को मारा, मॉडरेट ने एक्सट्रीमिस्ट को मारा, और समझिए इन लोगों के फॉलोअर्स हजारों में थे उस समय। कहते हैं 3,000 लोग पहुंचे थे यहाँ पे, और 3,000 लोग बिल्कुल मुक्का मुक्का चालू हो गया था। जब इतनी ज्यादा लड़ाई हो गई तो पुलिस को बुलाया गया, और जब पुलिस को बुलाया गया तो बहुत लोगों को जेल में डाला गया। उस समय तक जो मॉडरेट लोग थे यही लीडर थे कांग्रेस के। इन लोगों ने जब ये कांड हो गया तो इन्होंने गुपचुप एक बैठक की और बोला कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं ना, इनको निकाल दो, पार्टी से निकाल दो, ये बहुत तेज चल रहा है, इनको पार्टी से निकाल दो। तो इन्होंने एक आदेश निकाला और बोला जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो सदस्यता है, इनकी जो सदस्यता है ना, इसको बंद खत्म कर दो। सदस्यता इनकी छीन ली गई। क्यों? क्योंकि सूरत में प्यार मोहब्बत ज्यादा हो गया था।
तो सारे एक्सट्रीमिस्ट लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकाल दिया गया। और जब ये हुआ तो एक उस समय जो मिंटो था, मिंटो इसी फिराक में तो बैठा था, मिंटो सेकंड। अभी तक क्या था, कांग्रेस लोग इतना हल्ला उल्ला कर रहे हैं, उनको पता था स्वदेशी मूवमेंट में इनडायरेक्ट एक्सट्रीमिस्ट का रोल है, लेकिन मिंटो कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि मिंटो को पता था कि भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी है, अगर हम अभी बीच में कुछ कहेंगे ना तो ये जो मॉडरेट लोग हैं ना, ये आके हमसे बात करेंगे, फिर हमको उनको छोड़ना पड़ेगा। यानी एकता में शक्ति है। लेकिन अभी ये जो एकता है टूट गई, सूरत स्प्लिट हो गया, सूरत में विभाजन हो गया। विभाजन क्यों हुआ आपको क्लियर हो गई बात। ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों को इनकी सदस्यता से निकाल दिया गया कि आप कांग्रेस के सदस्य नहीं है, भागो यहाँ से। और जब ऐसा हुआ, अगले ही दिन मिंटो ने पूरी फोर्स भेज दी और सारे लीडर को, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो या लाला लाजपत राय हो या बाल गंगाधर तिलक हो या अरबिंदो घोष हो, अरबिंदो घोष, ठीक है, इन सब लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। क्योंकि अब तो भैया ये कांग्रेस के मेंबर ही नहीं रहे और मॉडरेट तो इनसे चढ़ ही गए थे। तो मिंटो को फ्री हैंड मिल गया, इन सबको पकड़ा और जेल में डाला और जेल में खूब कुटाई की इनकी। तिलक को तो भेज दिया कहाँ, मेंडले भेज दिया था, मेंडले, मेंडले यानी ये म्यांमार भेज दिया गया था, म्यांमार में। और इनकी खूब कुटाई हुई। और जिसे हम कहते हैं लाला लाजपत राय, लाला जी, लाला जी तो भाग गए थे। उनको पता था कि आप पकड़े जाएंगे, वो पहले भाग गए ब्रिटेन, ब्रिटेन में रहे और ब्रिटेन से भाग गए यूएसए अमेरिका में रहे। और वहां से फिर कई सारे जो इतिहासकार हैं, शिवाजी हैं, गरीबाल्डी है, मैजनी है, इन सब की बायोग्राफी लिखी, अनुवाद किया, ये सब कर रहे थे लाला जी। ये भाग गए, देश से भाग गए। तिलक साहब को जेल में डाल दिया गया, बिपिन चंद्र पाल को जेल में डाल दिया गया, अरबिंदो घोष को जेल में डाल दिया गया। और खूब कुटाई हुई इनकी। और जब इनकी कुटाई हुई, क्योंकि अब इनको ये पता था कि अब मॉडरेट तो इनके लिए कहने आएंगे नहीं, मॉडरेट तो ना मिंटो को बोलेगा यार छोड़ दो यार, तिलक तो अपना भाई है, विपिन चंद्र पाल तो अपने भाई है, नहीं, क्योंकि लड़ाई हो चुकी थी। तो अरबिंदो घोष ने तो बोला भाई माफ करो, अब कोई आंदोलन नहीं करूंगा। और अरबिंदो घोष तो साधु बन गए और फिर ये पौंडीचेरी चली गए, पौंडीचेरी। और वहां पे इन्होंने अरुण विले नाम से एक आश्रम खोल लिया और योग गुरु बन गए, योगा की बात करने लगे। और इन्होंने सन्यासी ले लिया, तो ये मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, तिलक भाई को मंडले जेल में डाल दिया गया। बाद में 6 साल ये मंडले में जेल में रहे, उसका माफीनामा लिख के आए कि साहब मुझसे गलती हो गई, अगली बार आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। विपिन चंद्र पाल को भी खूब कूटा गया, बाद में इन्होंने भी संन्यास ले लिया। लाला जी तो भाग ही गए थे देश से, मतलब आप देख रहे हो। और जब इतने सारे लोगों को एक साथ मारना शुरू हो गया, जब एट्रोसिटीज होने लगी, तो स्वदेशी मूवमेंट खत्म ही हो गया एक तरह से, क्योंकि अब अंग्रेजों को फ्री हैंड मिल गया। पहले तो ये था कि मॉडरेट के दम से रुके हुए थे कि मॉडरेट कुछ कहे ना, अब तो मॉडरेट ने इनको खुद ही अलग कर दिया। तो स्वदेशी मूवमेंट का ये हाल हुआ और इन लोगों को जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने तो भैया अपनी पॉलिटिक्स से चेंज कर दी, कुछ लोग भाग गए देश से, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया। तो इस तरह स्वदेशी मूवमेंट धीमे धीमे सप्रेस हो रहा था, क्योंकि अब बड़े लीडर बचे ही नहीं। अभी जो मॉडरेट थे ना, इनको भी 1-2 साल बाद समझ में आया कि यार, क्योंकि अब मॉडरेट भी अलग पड़ गए। अब अंग्रेजों ने यानी मिंटो ने इनका इनका इन पे ध्यान देना बंद कर दिया, बोला कि यार हटो, तुम लोग किसी काम के नहीं है। 1909 का जो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म आएगा, उसमें मॉडरेट की एक भी बात नहीं मानी जाएगी। उल्टा मुस्लिमों को जिसे कहते हैं सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाएगा, मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व कर दी जाएगी। तो मॉडरेट को भी ये लगा कि यार हम तो ठगा गए यार, अभी तक एकता में शक्ति थी। मॉडरेट को ये लगा कि अंग्रेज हमारी बात इसलिए सुनते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट लोग इतना धूमधाम मचाए हुए हैं, और एक्सट्रीमिस्ट को ये लगा कि हम अभी तक इतना धूमधाम मचाए हुए हैं, फिर भी हमें पुलिस पकड़ इसलिए ले रही है कि हमारे पीछे मॉडरेट खड़े हैं। ये इन दोनों को बाद में एहसास हुआ और 1916 में इनका फिर से मिलन होगा, फिर से कांग्रेस का मिलन होगा। वो कहानी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपको समझ में आई सूरत स्प्लिट क्यों हुआ, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट का क्या हुआ, ये मुझे रिप्लाई कर दीजिए। सर हाँ पूछिए। सर ये अरविंदो घोष ने कौन सा आश्रम खोला था पुडुचेरी में? अरुण विले आश्रम, पौंडीचेरी में। ओके। ये स्टैटिक आपको मिल जाएगा, ल्यूसेंट मिल जाएगा सब चीज। मैं तो आपको कहानी समझा रहा हूँ कि आपको जब आप मेरी क्लास के बाद ल्यूसेंट पढ़े ना, तो आपको जल्दी रिकॉल हो जाए। तो स्वदेशी मूवमेंट पूरी तरह दब चुका है, धीमे धीमे कहीं छुटपुट घटनाएं हो ही रही हैं, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के बड़े लीडर्स क्या है, या तो देश छोड़ के भाग गए हैं, या तो जेल में चले गए, और जेल से आने के बाद भी लोग सन्यासी ले हो गए या साधु वधु बन गए। काम धंधा ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। मॉडरेट चुपचाप बैठे हुए हैं। इसी बीच में अब हम चलते हैं थोड़ी मुस्लिमों के पास, मुस्लिम के पास। और मुस्लिम के पास मैं इसलिए चल रहा हूँ कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में, क्योंकि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बन गई है। इसको जानने से पहले हमें चलना पड़ेगा सर सैयद सैयद अहमद खान। देखो मैं थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो
और वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, अगर किसी को धीमे करना हो तो वो यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, उसकी स्पीड धीमे कर ले। तो हम पहले बात करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। ये जो व्यक्ति है 1817 में पैदा हुआ और 1886 में मर गया। ये जो व्यक्ति था ये मुस्लिम था, और ये व्यक्ति काफी बड़े घराने में पैदा हुआ था। इसके पिताजी उस समय मुगल बादशाह के एडवाइजर हुआ करते थे, और ये अच्छी पढ़ाई इसने की, लेकिन इसने बोला कि मैं हमें नौकरी करूंगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करूंगा। नहीं तो ये मुगल बादशाह के बड़े खास लोगों में से इनका परिवार था। और ये व्यक्ति धीमे धीमे क्लर्क के रूप में इसकी नौकरी लगी थी, धीमे धीमे प्रमोट होते हुए बड़े पद में चला गया। 1875 में इस व्यक्ति ने एक स्कूल खोला जिसका नाम था मेयो, यानी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल। पहले ये स्कूल था, और ये कहाँ खुला था इन्होंने? अलीगढ़ में। असल में ये जो व्यक्ति था ना, ये अंग्रेजों का बड़े वफादार रहे, अंग्रेजों की नौकरी की, अंग्रेजों के हित में बात करते थे, और हमेशा मुस्लिम समुदाय को बोलते थे यार तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, अब मुगलों का राज चला गया है, अब पढ़ाई लिखाई करोगे तभी नौकरी मिलेगी, नहीं तो देखो हिंदू लोग खासकर ब्राह्मण लोग सारी नौकरी ले जा रहे हैं अंग्रेजों की। तो ये हमेशा बोलते थे मुस्लिम पढ़ो, पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। और ये हमेशा वकालत करते थे कि मुस्लिम तुम्हें अंग्रेजों का वफादार बनना है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो, अंग्रेज तुम्हें शक की निगाह से देखते हैं। और इन्होंने बहुत लंबी नौकरी की थी अंग्रेजों के अधीन, बहुत लोयल आदमी थे। जब क्रांति हुई थी 1857 की, तो क्रांति के 2 साल बाद इन्होंने एक पेपर निकाला था, उसका नाम था असबाब असबाब एक बगावत करके एक पेपर निकाला था। उसमें बताया था कि क्रांति क्यों हुई। उस क्रांति में इन्होंने भारतीयों पे दोष मढ़ दिया कि यही लोग बेवकूफ लड़ गए अंग्रेज से, मतलब इतने ज्यादा लॉयल थे ये। और इन्होंने 1875 में एक मेयो कॉलेज खोला, वैसे स्कूल था बाद में कॉलेज बना। और यही 1920 में यही मेयो क्या बन जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इन्होंने ये जो स्कूल खोला था ये मोस्टली, देखो मोहम्मडन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मुस्लिमों के लिए था। इन्होंने बोला यार मुस्लिमों के लिए कोई स्कूल नहीं है, मैं खोल देता हूँ। इन्होंने खोला और आज ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और पूरे साउथ एशिया में ये मुस्लिमों के लिए सबसे पहला स्कूल था, सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी यही थी। तो इन्होंने मुस्लिमों के पढ़ाई लिखाई की बात की। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, 1885 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। 1885 में एक पार्टी बन गई, इसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी तो इन्होंने देखा, सर सैयद रहमान खान ने देखा यार ये जो पार्टी है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मोस्टली हिंदू लोग हैं, मुस्लिम भी थे, लेकिन अब ये बुढ़ा गए थे, सठिया गए थे। अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या खुराफात चला, इन्होंने बोला ये जो कांग्रेस है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हिंदुओं की पार्टी है। और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। असल में ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मरने के बाद इनकी किताब पढ़ के लोग इन्फ्लुएंस होके मुस्लिम लीग बनाते हैं। ठीक है, ये तो 1886 में निकल लेंगे, लेकिन जब 1850 में कांग्रेस बनी तो इन्होंने कई सारी किताब लिखना शुरू कर दी, और अपने कई सारे लेक्चर्स में ये कहा कि यार एक हिंदुओं के लिए स्पेशल पार्टी बन गई। और इन्होंने ये कहा कि हिंदू मुसलमान अलग कौम है, ये एक साथ रह नहीं सकती, हमें अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। और ये हमेशा कहते हैं कि देखो अंग्रेज जब तक है तब तक मुस्लिम सेफ है इस देश में। सेफ मतलब उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, लेकिन अगर सोचो भारत आजाद हो गया और हिंदुओं की पार्टी रूल करेगी तो मुस्लिमों को क्या होगा। तो ये हमेशा से कहते हैं ना कि मुस्लिमों को अपनी एक नई पार्टी बनानी चाहिए, अपनी नई आइडेंटिटी बनानी चाहिए। मुस्लिमों पढ़ोगे, पहले पढ़ाई करोगे तभी तो बढ़ोगे। तो पहले तो बात कह रहे थे पढ़ो, पढ़ोगे समझदार बनोगे, तब अपनी पार्टी बनाना, फिर अपनी बात करना। और धीमे धीमे कहते हैं हिंदू मुस्लिम की जो में हल्की सी दरार वाली बात है, ये इन्होंने अनइंटेंशनली, मतलब इनका मन ये नहीं था कि दरार पैदा करना, इन्होंने जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कह दी कि इनके मरने पर जब इनकी किताब को दोबारा पढ़ा गया तो लोगों ने मुस्लिम लीग ही खोल डाली। तो सर सैयद अहमद खान 1886 में चले गए थे, लेकिन उन्होंने एक मेयो कॉलेज की स्थापना की थी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है। और कांग्रेस बनने के बाद से इन्होंने कई सारी ऐसी चीज लिखी आखिरी 1 साल में, जिससे इन्होंने ये बताया कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते, मुस्लिम की आबादी यहाँ कम है, अब मुगलों का शासन तो है नहीं, अब आप अंग्रेजों का शासन है यहाँ पे, अंग्रेज जब तक है तभी तक आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार हो सकता है। और ये उम्मीद मत करो कि जब हिंदुओं का शासन आएगा या कांग्रेस का शासन आएगा तो आपका साथ अच्छा व्यवहार होगा, इसलिए अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को यूनाइट करो, पढ़ो लिखो, कोई पार्टी बनाओ और अपनी बात रखो। तो ये साहब तो चले गए, लेकिन इन्होंने 1886 में, जिस साल ये जाने वाले हैं, मतलब अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, उसी साल इन्होंने एक नई चीज और बनाई, उसका नाम था मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक इन्होंने संस्था बनाई और इसके नाम में एजुकेशन है। इसका मतलब है कि भैया ये हर साल ये एक तरह की संस्था है, इसमें हर साल लोग मिलेंगे और एजुकेशन की बात करेंगे। ध्यान रखिए कि राजनीति बात नहीं करेंगे। और इन्होंने इसलिए बनाई थी कि 85 में कांग्रेस बनी गई थी, इन्होंने बोला हमारा भी कोई संगठन होना चाहिए जिसमें मुस्लिम लोग, पढ़े लिखे मुस्लिम लोग मिला करें, साल में एक बार अच्छी अच्छी बातें किया करें। तो एमईसी की बैठक हर साल होती थी। इसी एमईसी की बैठक जो है 1906 में होने वाली थी।
हर साल होती थी। 1906 में होने वाली थी, 1905 में बंगाल विभाजन हो ही चुका था, 1906 में ये जो बैठक होने वाली थी ढाका में होने वाली थी, ढाका में। असल में जब बंगाल को तोड़ा गया तो जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल की राजधानी ढाका को बनाया गया था, जो वेस्ट बंगाल है उसकी राजधानी कोलकाता ही थी, आज भी ऐसा ही है। तो ढाका में हर साल ये होती थी। 1906 वाली जो एमईसी की बैठक थी ढाका में होने वाली थी, और तब तक बंगाल विभाजन हो चुका था, तब तक स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो चुका था, तब तक ये मुस्लिम लोग ईस्ट जो कांग्रेस की सरगर्मियां है उसको देख रहे थे कांग्रेस में कैसी कैसी बात हो रही है। तो इन लोगों के मन में ये शंका हुई कि यार हमें कुछ अब करना पड़ेगा। तो एमईसी की बैठक हुई थी ढाका में, और पहली बार इसमें कहा गया कि यार ये जो एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ एजुकेशन की बात होगी यार, इसको हटाओ यार, देश में इतना बवाल मचा हुआ है, सिर्फ एजुकेशन की बात क्यों करेंगे हम यहाँ पे सब बात करेंगे। तो 1906 में ये तय किया गया कि अब यहाँ पे शिक्षा के अलावा और भी बातें होंगी, यानी पॉलिटिकल बातें भी होंगी। 1906 में ढाका में जब इसकी बैठक हो रही थी तो सब लोगों ने बोला यार हमें भी अपनी कोई पार्टी बनानी पड़ेगी यार, अब जरूरी हो गया है, क्योंकि कांग्रेस इतना धूमधाम मचाए हुए हमारी कोई पार्टी नहीं है। तो 1906 में ढाका में इसी की बैठक हो रही थी, एमईसी की बैठक हो रही थी, और इस बैठक में तय हुआ कि अपनी एक पार्टी होगी। और इसको लीड कर रहे थे जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह, वो उसको लीड कर रहे थे। लीड मतलब भैया हमने आज बुलाया है सबको, चाय नाश्ता वो करा रहे थे, अध्यक्ष थे। तो सब ये हुआ भैया एक पार्टी बनाया जाए, क्या नाम रखा जाए। तो ढाका के नवाब ने बोला यार ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे रहेगा, तो सबने बोला बहुत बढ़िया नाम है साहब, मजा आ गया। तो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, या मोटे तौर पे कहें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसमें सबसे बड़ा रोल किसकी बातों का था, सर सैयद अहमद खान की बातों का था। ये जा चुके हैं, ये अभी जन्नत नसीन है, लेकिन इनकी बातों को, इनकी किताबों को पढ़ के देखा गया और माना गया कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। ये आदमी 25 साल पहले कह गया था कि हम हिंदू मुसलमान एक नहीं हो सकते, और अभी देखो हमें एक नया राज्य मिला है और हिंदुओं के पेट में चूहे कूद रहे हैं कि भैया कैसे ये राज्य मिल गया, ये तो चाह रहे कि बंगाल विभाजन फिर से कैंसिल करा दिया जाए। तो ये फैक्टर को लेकर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और मुस्लिम लीग की स्थापना जब हुई तो ध्यान रखिएगा जिन्ना इसका मेंबर नहीं है, जिन्ना जो है वो कांग्रेस का मेंबर है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। हर साल ये भी मिलते थे, इन्होंने भी कॉपी पेस्ट किया। कांग्रेस साल के आखिरी तीन मतलब आखिरी 3 दिन मिलती है, तो हम भी साल के आखिरी 2 दिन मिला करेंगे, हम भी अपनी बैठक करेंगे, हर साल बैठक होगी और हम साल के 2 दिन मिला करेंगे और तय करेंगे कि अगले एक साल में हमें क्या काम करना है। जिस तरह कांग्रेस का था कि एक अध्यक्ष बनेगा, फिर हम बैठेंगे 3 दिन, फिर एजेंडा तय करेंगे और फिर ये तय करेंगे कि अगले साल हमें किस चीज में काम करना है। तो इस तरह मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं, बता दीजिए आप लोग। सर आपने जिन्ना का क्या बताया, एक बार फिर से बता दीजिए। मैंने बोला कि जब ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तब जिन्ना इसके मेंबर नहीं है, जिन्ना जो है वो कांग्रेस के मेंबर है। जिन्ना मुस्लिम लीग के मेंबर बनेंगे 1913 में। जिन्ना भी बड़ा इंटरेस्टिंग करेक्टर है, जिन्ना, जे लिख देता हूँ ना, जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग के मेंबर बनेंगे। लेकिन 1913 मुस्लिम लीग के मेंबर बनेंगे और 1920 में ये कांग्रेस छोड़ेंगे। मतलब 1913 से लेकर 1920 तक जिन्ना के पास दो दो पार्टियों की सदस्यता थी, वो कांग्रेस का भी मेंबर था और मुस्लिम लीग का भी मेंबर था। तो जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग का मेंबर बनेगा, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ेगा 1920 में। और जिन्ना को, जो अपनी सरोजनी नायडू थी वो कहती थी जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के प्रतीक है, क्योंकि 1916 में जो नरम दल गरम दल है इनका, इनके बीच में भी जिसे कहते हैं पीस होगा, इनके बीच में गले मिला जाएगा। और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो बवाल चला रहा है ना कि एक मुस्लिम लीग अलग बात कर रही है, कांग्रेस अलग बात कर रही है, इनके बीच में सुलह होगी। इन सबको करवाने वाला जो मेन व्यक्ति था वो था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। इसलिए सरोजनी नायडू खुश होकर बोलेंगे यार ये तो हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर है, तो प्रॉफिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन वही प्रॉफिट, वही पैगंबर 30 साल बाद क्या करेगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान, वी नीड पाकिस्तान। तो इतना अभी देखो मुस्लिम लीग कैसे बनी, क्यों बनी, सैयद साहब कौन थे, उन्होंने क्या योगदान दिया मुस्लिमों में, क्या उन्होंने काम किया, सब क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले मुझे। यस सर। अब 2 मिनट का ब्रेक है, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। करते हैं अब।
हम ये देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो फाड़ हो चुके हैं, एक है मॉडरेट, एक है एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट को तो यहाँ से निकाल ही दिया गया, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट का को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ, ये हुआ कि भाई हम इन लोगों को बताना है स्वदेशी मूवमेंट क्या है, कैसे है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना, इन्होंने सहारा लेना शुरू किया किसका, इन्होंने कई सारी पत्रिकाएं छापनी शुरू की, कई सारी मेले शुरू किए, मेले त्योहार। और यहाँ पे तिलक भाई साहब का बड़ा मेन रोल है। तिलक ने क्या किया, महाराष्ट्र वाले एरिया से ये थे, इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत की। और जैसे आज हम देखते हैं ना कि ये गणेश उत्सव में लोग सब इकट्ठा होते हैं, ढोल पालकी चलती है, विसर्जन करने जाते हैं, ये सब तिलक ने शुरू किया, क्योंकि तिलक को पता था कि लोगों को बताना है अगर, तो ऐसा तो नहीं कि उस समय सबको व्हाट्सएप कर देंगे भैया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो तिलक ने बोला यार पहले तो ये उत्सव शुरू करो, इसमें कई सारे लोग इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो वहीं पे अपनी बीच में अपनी बात रख देंगे माइक लगा के। तो गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव की शुरुआत तिलक ने की थी। इस तरह पूरे देश में उत्सव हो गए शुरू, और ये हिंदू उत्सव हो गए। तो ये जो मुस्लिम लोग थे, ये लोग भी सब देख रहे थे कि देखो ये सही कहते थे हमारे सर जी सैयद अहमद खान, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है हिंदू की पार्टी है, देखो इनका ही आदमी तिलक कैसे शिवाजी उत्सव मना रहा है, गणेश उत्सव मना रहा है। उधर हम पंजाब में देखेंगे तो जो लाला लाजपत राय हैं और जो भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह, वो एक्टिव रहेंगे उस समय, और वहां के लोगों को जो भी नए नए उत्सव है, लोहड़ी है, ये सब, इन सबको, ये सारे उत्सव घरों में होते थे, घर से रोड तक लाने का काम इन लोगों ने किया कि सब कोई मिलकर करेंगे। तो इन सब का मेन एम ये था, भीड़ इकट्ठा करो और फिर भीड़ को बताओ हम क्या चाहते हैं, अंग्रेजों के साथ हमें क्या करना है। तो ये भी मुस्लिम लोग बड़ी सरसा से देख रहे थे कि देखो ये सब हिंदू हिंदू खेल रहे हैं। सही बात कहते हैं हमारे सर जी कि अगर इसका रूल आ गया ना तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुस्लिम लीग की स्थापना करना और जरूरी हो गया। तो ये उत्सव की शुरुआत जो है ना, और नए नए पत्र पत्रिका निकलना शुरू हो गया। इन्होंने भी, तिलक ने जैसे केसरी पत्रिका निकाली, मराठा पत्रिका निकाली, ठीक है, मराठा इंग्लिश में थी, केसरी जो थी वो मराठी में थी। तो ये सब पत्र पत्रिका इसलिए थी कि भैया जिस चीज में हुनरमंद है, कोई अच्छा लिखता है तो उसने कविता लिखना शुरू कर दी, कोई अच्छा गीतकार है उसने गीत लिखना शुरू कर दिए, कोई अच्छा ओरेटर है उसने भाषण देना शुरू कर दिया, कोई अच्छा मतलब पढ़ा लिखा आदमी है तो उसने नरेशन देना शुरू कर दिया। मतलब लोगों को बताओ, कोई अमीर आदमी है तो उसने नई नई फैक्ट्रियां लगाई। ये जो टाटा स्टील है, टिस्को है, ये सब चीज उसी टाइम लगी है। ये टाटा लोग उसी टाइम उन्होंने लगाया। ये जो अपने बिरला है, बिरला, टाटा, ये सब लोग उसी समय 1906 में स्वदेशी मूवमेंट के तहत इन लोगों ने पास पैसा था, इन लोगों ने अपने पैसे से फैक्ट्री लगानी शुरू की। जमशेद नगर जो बना हुआ है जो वहां पे झारखंड में, ये सब उसी समय लगाया गया था। उस समय होटल बनाए गए, ये जो आपका ताज होटल है ये उसी समय बनना शुरू हुआ था कि भाई हमारा अपना खुद का होटल होना चाहिए, भारतीयों का होटल होना चाहिए, क्योंकि भारतीयों को बड़े बड़े होटल में घुसने नहीं मिलता था, अमीर आदमी थे तो भी घुसने नहीं मिलता था कि नहीं, इंडियंस एंड डॉग एंड आर नॉट अलाउड, कुत्ते और भारतीय अलाउ नहीं है, फिल्मों देखना अलाउ नहीं है, होटल में आना अलाउ नहीं है, भले आपके पास पैसा हो। तो ताज होटल उसी समय गुस्से में खुला था कि नहीं हम अपना होटल बनाएंगे। और ताज होटल में शुरुआत में ये था कि अंग्रेज नॉट अलाउड। तो मुंबई का ताज होटल है, उसमें शुरुआत में ये था कि अंग्रेज नहीं घुसेंगे, इसमें सिर्फ भारतीय घुसेगा। तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये सब उस समय बड़े बड़े कॉलेज खुले थे। और पंजाब में जो लाहौर यूनिवर्सिटी वो खुली थी, क्योंकि उस समय तक जो यूनिवर्सिटी खुली थी, जैसे हम बात करें प्रेसिडेंसी कॉलेज की, जिसको राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ शुरू किया, तो ये सब अंग्रेजों द्वारा फंडेड थे। हमने बताया था कैनिंग के समय 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई थी, बहुत सारे कॉलेज खुल गए थे, स्कूल खुल गए थे, ये सब अंग्रेजों ने खोले थे। और हमने क्या बोला, ना तुम्हारा स्कूल यूज करेंगे, ना तुम्हारी नौकरी यूज करेंगे, ना तुम्हारे काम यूज करेंगे, ना तुम्हारे कपड़े पहनेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। और उसी समय खादी को बड़ा ज्यादा रोल मिला था कि भैया खादी से कपड़े बनाओ। तो ऐसा नहीं गांधी आए तभी खादी चला, चरखा चला, उसके पहले स्वदेशी मूवमेंट में सब ये था, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। तो खूब धूमधाम मची थी। लेकिन सूरत स्प्लिट होने के बाद अंग्रेजों ने, मिंटो ने जो धूमधाम मचाई है, तो बहुत लोग तो देश छोड़ के भाग गए और बहुत लोगों ने अपना धंधा ही चेंज कर लिया। अब ये जो स्वदेशी मूवमेंट है ये कब तक चलेगा, ये स्वदेशी मूवमेंट चलेगा 1911 तक। अब 1911 में क्या हुआ था, मैंने दिल्ली दरबार के बारे में आपको बताया। एक दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, एक दिल्ली दरबार लगा था 1903 में, और तीसरा दिल्ली दरबार लगेगा 1911 में। दिल्ली दरबार जब लगा, और मैंने बोला कि ये जो दिल्ली दरबार लगा है 3 बार लगा है, इसमें एक ही बार ऐसा हुआ है कि ब्रिटेन का जो राजा है वो आया था। तो इस समय आए थे जेम्स पंचम, सॉरी जेम्स नहीं है, जॉर्ज पंचम है ना, जॉर्ज पंचम, ये उस समय ब्रिटेन के राजा थे। और पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने, ये उस समय का राजा या रानी जो था वो आया था। तो ये जब आया था, दिल्ली दरबार सजा हुआ था, तो इसमें इन्होंने घोषणा कर दी कि जो बंग भंग हमने किया था, हमने बंगाल को तोड़ा था, इसको हम वापस ले रहे हैं। अब बंगाल
वापस एक हो गया, लेकिन इन 6 सालों में जो कड़वाहट आ गई, इन 6 सालों में जो दंगे हो गए, वो तो नहीं भूले जाएंगे ना। तो बंग भंग को का आदेश वापस लेने से ही स्वदेशी मूवमेंट जो था ये भी बंद हो गया, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट का मेन रोल क्या था कि बंगाल पार्टीशन को वापस लो, तो स्वदेशी मूवमेंट भी खत्म हो गया। तो स्वदेशी मूवमेंट 1906 से लेकर 1911 तक चला, और उसमें ये कहा गया, जॉर्ज पंचम ने कहा कि बंगाल हम, जॉर्ज पंचम ने एक बात और कही क्या, कि राजधानी का ट्रांसफर होगा, यानी जो अभी तक राजधानी क्या है अंग्रेजों की, कोलकाता, अब कोलकाता से राजधानी क्या होगी, दिल्ली। तो 1911 में घोषणा हुई कि अब दिल्ली नहीं राजधानी होगी, और एक साल लगा, 1912 से दिल्ली हमारे देश की राजधानी, अंग्रेजों की राजधानी होगी। और दिल्ली, जब दिल्ली में एक जगह है लुटियंस दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, ये अंग्रेज आर्किटेक्ट था, इसको बोला गया था कि भाई दिल्ली को बसाना है हमें, क्योंकि पुरानी दिल्ली तो कौन सी दिल्ली है पुरानी, जो जो मुगल बादशाह की दिल्ली थी उसे पुरानी दिल्ली कह दिया गया, और नई दिल्ली मतलब लुटियंस ने बनाई। तो ये बोला नए नए बिल्डिंग बनाओ, राष्ट्रपति भवन बनाओ, राष्ट्रपति में उस समय वाइसराय रहेगा, पार्लियामेंट बनाओ, सब कुछ बनाओ। तो लुटियन साहब ने जो नई दिल्ली है, जिसको हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं, वो इन्होंने बनाई। कहाँ इंडिया गेट होगा, सॉरी इंडिया गेट कहता हूँ, कहाँ राजपथ होगा, कहाँ वाइसराय की बिल्डिंग यानी आज का राष्ट्रपति भवन होगा, कहाँ सचिवालय होंगे, कहाँ पार्लियामेंट हाउस होगा, ये सब इसने बनाए। तो इसलिए हम इसे कहते हैं नई दिल्ली यानी लुटियंस दिल्ली। तो लुटियंस ने एक साल के अंदर, मतलब काम तो पहले से चल रहा था, लेकिन एक साल के अंदर इसने पूरी दिल्ली को सजा दिया, बना दिया, और अगले साल 1912 में दिल्ली क्या बन जाएगी, अंग्रेजों की कैपिटल, और 1912 से भारत की भी कैपिटल दिल्ली हो जाएगी। ठीक है। और जब ये दिल्ली मतलब कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी ट्रांसफर किया जाएगा, तब कुछ हमले भी होंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, इसमें वीर सावरकर का भी नाम आएगा, रास बिहारी बोस का भी नाम आएगा, ये सब बात हम देखेंगे। तो अभी आप ये जानिए स्वदेशी आंदोलन खत्म हो गया है, और स्वदेशी आंदोलन में एक बात और उठ के आई थी, इसे कहा जाता है पैसिव रेसिस्टेंस। ये शब्द आता है पैसिव रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस तो आप लोग जानते हैं, विरोध करना, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। आपने मुझे झापड़ मारा, और दूसरा जब झापड़ मारने वाले तो मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, ये हुआ एक्टिव रेसिस्टेंस, कि आप मारो तो हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, मतलब हम भी एक्टिव है। और पैसिव मतलब ये होता है, आप मुझे झापड़ मार रहे हो, मैं बार बार अपना मुंह हटा ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब आप मुझको मार ही नहीं पा रहे हो, मैं आपको नहीं पकड़ रहा हूँ, बस अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, दाएं बाएं कर रहा हूँ, उसे कहते हैं पैसिव रेसिस्टेंस। जैसे आपके अधिकारी ने बोला ये काम करना है, आपने बोला नहीं करूंगा, ये हुआ एक्टिव रेसिस्टेंस। और आपके अधिकारी ने बोला ये काम करना है, आपने सुना और चले गए, अपने डेस्क में चले गए, और उस काम को कर ही नहीं रहे। अधिकारी बार बार पूछता है काम कब होगा, काम कब होगा, आप जवाब ही नहीं दे रहे। 1 घंटे का काम आप 20 दिन में नहीं कर रहे, कर ही नहीं रहे काम, अधिकारी को भी पता है ये काम कर ही नहीं रहा है, इसे कहते हैं पैसिव रेसिस्टेंस, मतलब ये अपने मुंह से मना नहीं कर रहा, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा। तो स्वदेशी मूवमेंट में एक शब्द आया था पैसिव रेसिस्टेंस, और इस शब्द को लाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष ने बोला कि यार अंग्रेजों का साथ मत दो, जो अंग्रेजों से जुड़े हुए जो भी काम कर रहा है उसका साथ मत दो, अपने आप टूट जाएंगे। आप विदेशी कपड़े मत पहनो, ये आप विदेशी नौकरी मत करो, आप काम कर रहे हैं तो अपने काम पे मत जाइए, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में मत जाइए, आपसे फीस मांगी जा रही फीस मत दीजिए, आप अगर अंग्रेज अधिकारी आपकी दुकान में बाल कटवाने, आप उसके बाल मत काटिए या उसको बैठाए रहिए, ये मत बोलिए कि हम बाल नहीं काटेंगे, बस कुछ ऐसा करो कि वो बेचारा वेट कर करके भाग जाए। इसे कहा गया था पैसिव रेसिस्टेंस। और गांधी जी जब जाएंगे आएंगे ना, तब ये हो जाएगा एक्टिव रेसिस्टेंस, मतलब हम काम नहीं करेंगे और मुंह से बोलेंगे हम नहीं करेंगे। लेकिन पैसिव रेसिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये स्वदेशी मूवमेंट में आया था, और स्वदेशी मूवमेंट में स्वराज की बात भी आई थी। और 1906 में जो दादा भाई नौरोजी वाली जो बैठक हुई थी, कहाँ पे, कलकत्ता में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्वराज अपना नारा बना रही है, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद कह रही है कि अब इनको स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब अंग्रेज भारत मत छोड़ो, बस हमें हमारा काम करने का अधिकार दे दो। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी जब उसके अध्यक्ष थे, स्वराज नारे को माना गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उसको माना था। और 1906 में पहली बार वंदे मातरम का गायन भी हुआ था कोलकाता में ही। और वंदे मातरम जो गीत है, जिसको हम नेशनल, जो हमारा राष्ट्र गीत है, इस गीत को गली गली लोग गाया करते थे। और वंदे मातरम जो गीत है उसे किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और ये गीत उस समय नारा बन गया था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन में कौन सा गीत नारा बना था, वंदे मातरम, इसे राष्ट्रगीत कहा जाता है। और ये 1906 की कोलकाता वाली बैठक, जिसमें दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया था, बनना उनको नहीं था, लड़ गए थे दोनों कि मेरा बनेगा, तो दादा भाई ने बोला रुक जाओ, कोई नहीं बनेगा, मैं बनूंगा। तो दिल्ली दरबार लगा है, पहली बार और आखिरी बार जो ब्रिटेन का राजा रहेगा उस समय का, वो यहाँ पे आएगा, जॉर्ज पंचम नाम के रहते राजा रहते हैं। और ये 2 बड़ी घोषणाएं करते हैं, पहली बात की बंग भंग को हम नलीफाई कर रहे हैं, दूसरा दिल्ली को हम राजधानी बनाएंगे। और
इसी बीच में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आ चुका है, उस रिफॉर्म को मैं कल बताऊंगा, उसको बताना है, बहुत मेन चीज है। और उस रिफॉर्म में मॉडरेट्स को समझ में आ गया और हमारे साथ धोखा हो गया। हम अंग्रेजों को अच्छा अच्छा समझ रहे थे, अंग्रेजों ने तो घुमा के एक झापड़ दिया हमारे मुंह में। और एक्सट्रीमिस्ट को भी समझ में आ गया था, एक्सट्रीमिस्ट तो वैसे ही भाग गए थे। और तब से मॉडरेट को समझ में आया कि यार अच्छे खासे हम एकता में रहते थे, हमें मिलना चाहिए, हमें एक साथ होना चाहिए। लेकिन 1907 में जो साथ टूटा था इनका, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का, इस साथ को जुड़ने में लग जाएंगे कितने साल? 9 साल। 1916 में लखनऊ में सेशन होगा और लखनऊ में फिर ये मिलेंगे, उसकी भी कहानी क्या मैं बताऊंगा। इस बीच में गदर मूवमेंट भी मुझे आपको बताना है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म बताना है मुझे, दिल्ली में जो ट्रांसफर होगा उसमें क्या कांड हुए ये बताना है मुझे, वीडी सावरकर की कहानी थोड़ी सी बतानी है। और इस बीच में और क्या चलेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, उसके बारे में बताना है। तो कल की क्लास में ये चीज हम जानेंगे। गांधी को मैं कल देश में ले आऊंगा, गांधी को कल मैं ले आऊंगा। और गोखले भी गांधी के आने के 1 महीने बाद ही मर जाएंगे। तो आज की क्लास में जो आपने पढ़ा है ये क्लियर हुआ कि नहीं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1929, 30, 31 में रहेगी, ठीक है, ये सब बताया जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब आएगी तब बताया जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें कोई डाउट हो तो पूछ